नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को कक्षा 10 में सफलता प्राप्त करने हेतु कोटिशः बधाई और कक्षा 11 में प्रवेश लेने हेतु आपका यहाँ पर स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काव्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर। बच्चों, पूर्व की कक्षा में आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ अंश का अध्ययन किया था। पूरा विस्तार से नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा अंश था जिसका आपने अध्ययन किया था। आज के इस प्रकरण के अंतर्गत हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का सम्यक अध्ययन करेंगे, अर्थात बड़े रूप में थोड़ा सा विस्तार के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कविता काव्य समझ लें। ठीक है, काव्य के भेद समझेंगे, प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य क्या होता है इसको समझेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास इसको समझेंगे, नामकरण एवं काल विभाजन, इन सारी चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले काव्य के भेद। काव्य के भेद से पहले हम लोग कविता को समझेंगे। कविता के विषय में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई ऐसी रचना जो छंदबद्ध, लयबद्ध, तालबद्ध हो उसको हम कविता कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमारे काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य, दृश्य देखा जाए कि जिस काव्य का रंगमंच पर अभिनय किया जाए, अभिनीत किया जाए और उसका पूरा आनंद हमको देख करके मिले, उसको हम दृश्य काव्य कहते हैं, जिसमें आपका नाटक एकांक किया जाएगा। दूसरा है आपका श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य, श्रव्य यानी सुनना, कि जिसको हमें सुनकर के आनंद की प्राप्ति हो, जैसे कविता। अब इस श्रव्य काव्य के भी हमारे दो भेद हो गए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य कि किसी घटना या व्यापार का जिसमें काव्यात्मक रूप से वर्णन किया गया हो, जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस का एक छोटा सा अंश आप लोगों ने कक्षा 10 में धनुष भंग प्रकरण के संदर्भ में सुना था, है ना। तो जिसमें क्या था कि पहले अंश से दूसरा अंश जो है वो जो है तारतम्य के साथ था। तो ऐसे काव्य प्रबंध काव्य कहलाए, जिसमें कहानी के रूप में कहानी चलती रहे, किसी घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन रहता है। दूसरा आपका आया मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य जिसमें प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद से जो है तारतम्य में नहीं होता। पहला पद जहां शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया। जैसे तो आप लोगों ने सूरदास का वह अंश पढ़ा था कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गुरु लंगे, तो वह अंश वहीं पर खत्म हो गया। अगला था अभिगत गत कुछ कहत नावत, वो वहीं पर खत्म हो गया। यानी एक अंश का, एक पद का दूसरे पद से संबंध नहीं था। तो ऐसे काव्य आपके मुक्तक काव्य कहलाते हैं। फिर अब प्रबंध काव्य के भी हमारे दो भेद हो जाते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, कि किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक, पौराणिक या ऐसी घटना जो जीवन दर्शन से संबंधित हो, ऐसा काव्य जो हमारे जीवन दर्शन को दिखाए, जीवन दर्शन से संबंधित हो, तो वो आपका महाकाव्य कहलाता है, जिसमें श्रृंगार रस, वीर, करुण तथा शांत रस की प्रधानता रहती है। प्रिय प्रवास, साकेत, इस तरह के काव्य जो है, रामचरितमानस भी इसी तरह का काव्य है। दूसरा आपका आया खंड काव्य। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। पूरा जीवन परिचय नहीं दिखाएंगे, पूरे जीवन की कथा नहीं दिखाएंगे, बल्कि जीवन के किसी एक अंश का वर्णन यहाँ पर हो। आकार में ये महाकाव्य से छोटा होता है, कि महाकाव्य में सर्गबद्ध होते हैं, बहुत बड़ा होता है, पूरा जीवन दिखाया जाता है। यह आकार में थोड़ा सा छोटा होता है। सुदामा चरित, जानकी मंगल इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब सबसे पहले आपका आया, आप लोगों ने काव्य पढ़ लिया, अब इतिहास समझेंगे कि इतिहास क्या है, किसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, कि अतीत के किसी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन या विश्लेषण को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो,
इतिहास कहा जा सकता है कि अतीत में पूर्व में कोई ऐसी घटना हुई हो, किसी ऐसी घटना का वर्णन किया गया हो, विवेचन किया गया हो, विश्लेषण किया गया हो, और विश्लेषण भी कैसे किया गया हो, काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से जिसका विश्लेषण किया गया हो उसको हम इतिहास कहते हैं। अब काव्य साहित्य में इतिहास की क्या आवश्यकता पड़ी कि किसी भी भाषा का जो साहित्य होता है वह पूरे के पूरे उस समाज का प्रतिबिंब होता है। देखिए, प्रत्येक भाषा का साहित्य उस भाषा को बोलने वाले समाज का सजीव चित्र होता है कि जो भी हमारी यदि सामाजिक परिस्थिति जैसी होती है उसी तरह से भाषा का इतिहास भी होता है, भाषा का साहित्य होता है। उस समाज को पृष्ठभूमि में ही रखकर उस भाषा के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। हम जब इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो उस पूरे के पूरे सामाजिक जो वातावरण है, सामाजिक वातावरण में राजनीतिक वातावरण भी आ जाएगा, आर्थिक भी आ जाएगा, धार्मिक भी आ जाएगा, इन सारे चीजों को लेकर के, इन सारे वातावरण को लेकर के ही हम किसी इतिहास का वर्णन कर सकते हैं। साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां, विभिन्न काव्य धाराएं, विभिन्न रूप एक अविच्छिन्न धारा में प्रवाहित होते हैं। तो ये जो साहित्य के जिस काल में लिखा गया, जिस सामाजिक परिस्थिति को देख करके लिखा गया, उसमें कुछ प्रवृत्तियां होंगी, उसमें काव्य धाराएं होंगे, इन्हीं सबको मिला करके काव्य इतिहास लिखा गया है। इन्हीं दृष्टिकोण को देख करके हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को समझेंगे। इसी दृष्टि में हम हिंदी साहित्य के गतिशील रूप का सम्यक अध्ययन करेंगे। इन बिंदुओं को लेकर के, यानी उस काल की सामाजिक परिस्थिति को लेकर के, उस काल की धार्मिक परिस्थिति को लेकर के, उस काल की अनेक परिस्थितियों को लेकर के, उस समाज को लेकर के हम लोग हिंदी साहित्य में किस तरह से परिवर्तन हुआ, किस तरह से साहित्य आगे बढ़ा, किस काल में कौन सी प्रवृत्तियां प्रमुख रहीं, इन सब को लेकर के हम लोग पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है आपका नामकरण, कि यह जो समय सीमा है, यह जो काल है, इसको जो साहित्य का इतिहास है उसका नाम किस प्रकार दिया गया और उसका जो समय अवधि है वह किस तरह से निर्धारित हुई। नामकरण एवं काल विभाजन। हिंदी साहित्य का नामकरण तथा काल विभाजन इस प्रकार से है। यह जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस तरह से काल विभाजन है। सबसे पहले आपका आया आदिकाल। आदिकाल जिसको हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं, जिसका समय 1050 से 1375 विक्रम संवत, देखिएगा यहाँ पर संवत है और यहाँ पर आपका सन है। जो संवत होता है वह सन से 57 वर्ष आगे चलता है, यानी विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलेगा। जैसे इस समय आपका 2020 चल रहा है सन में, तो संवत में क्या चलेगा, इसमें हम 57 वर्ष जोड़ देंगे तो 2077 चलेगा। 993 से 1318 ईस्वी तक का जो समय था उसको आदिकाल कहा गया और वीरगाथा काल के नाम से भी हम लोग परिचित हैं। फिर आपका आया पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। ये 1375 से 1700 विक्रम संवत तक आएगा और सन में 1318 से 1643 ईस्वी तक। इसके बाद आपका आया रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल भी इसको कहते हैं, जिसका विक्रम संवत शुरू होता है 1700 से लगाकर 1900 तक, और यदि हम सन में देखें तो 1643 से 1843 तक का जो समय अवधि है यह आपकी रीतिकाल आई। इसके बाद आपका आधुनिक काल 1900 से लगा करके, विक्रम संवत 1900 से लगा करके सन 1843 से अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल। और बाद में इस आधुनिक काल के भी विभाजन हो गया था, उसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत से हम आदिकाल को लेकर के चलेंगे। आदिकाल का नामकरण, कि इसको आदिकाल या वीरगाथा काल दोनों ही आपने सुना, तो क्यों इसको यह नाम दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का समय 993 से 1318 ईस्वी तक माना था। तो यह जो समय है 993 से लगा करके 1318 तक का जो समय था, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह वीरगाथा काल था। इस अवधि में वीरों की गाथाओं से संबंधित काव्य लिखे गए, अर्थात जो भी काव्य का प्रणयन किया गया
उसमें वीरता का वर्णन था, उसमें युद्धों का वर्णन था, तमाम भी वर्णन थे, लेकिन मुख्यतः ये विशेषताएं थी। लेकिन बाद के जो विद्वान थे इस अवधि को आदिकाल के नाम से भी अभिहित किया। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, लेकिन उसके बाद आने वाले विद्वानों ने इसको आदिकाल कहा। तो इस तरह से जब अनेक विद्वान मिले, अनेक मत रहे, तो तरह तरह से इस काल का नामकरण किया गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से इसको किन किन आचार्यों ने, विद्वानों ने इसको किस संज्ञा से अभिहित किया। तो वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने, चारण काल ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। तो यह जो है आपका नामकरण हुआ कि अनेक विद्वानों ने अपने ढंग से उस समय की प्रवृत्तियां, साहित्यिक रूप, उस समय का जो काव्य था, सामाजिक तमाम परिस्थितियों को देख करके इसको अनेक नामों से अभिहित किया, जो आपके समक्ष है। अब इस समय की सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थिति समझ लें कि राजनीतिक परिस्थिति क्या थी। ये जो हिंदी साहित्य का यह जो समय है, यह आपके वर्धन साम्राज्य की समाप्ति से समाप्त होता है। अर्थात वर्धन में सबसे जो प्रसिद्ध राजा था वो आपके हर्षवर्धन थे। तो हर्षवर्धन का राज्य समाप्त हो रहा था, सिंध पर अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था, और भारत की जो संगठित सत्ता थी, जो एक होने की जो शक्ति थी, जो भारत पहले एक था, वह धीरे धीरे टुकड़ों में विभाजित हो रहा था। पूरी तरह से नहीं हुआ, एकदम से कोई प्रवृत्ति तुरंत नहीं आती, धीरे धीरे करके आती है। तो यहाँ की भी जो संगठित शक्तियां थी वो धीरे धीरे खंडों में विभाजित हो रही थी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद आदि की पारस्परिक लड़ाइयां अंतहीन कहानियां बनती गईं। यहाँ के जो देसी राजा थे, जो यहाँ के मूल रूप से जो शासक थे, उनके आपस में लड़ाइयां चलती जा रही थी, कभी सत्ता के लिए, कभी किसी और चीज के लिए, कभी शासन के लिए, कभी दिल्ली के लिए। तो तमाम चीजें ऐसी थी जिसके कारण यहाँ के देसी राजा थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उस समय का जो सर्वप्रमुख राजा था हमारे यहाँ के, वो थे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, जिनके दोनों के आपस का द्वंद्व आप लोगों ने इतिहास के अंश में अवश्य पढ़ा होगा। इस काल का जो समस्त हिंदी साहित्य है, ये जो परिस्थिति आपको बताई थी, ये जो समय सीमा बताई थी, इस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, तो इस परिस्थिति में जो पूरा हिंदी साहित्य है वह आक्रमण का समय था, युद्धों का समय था, और युद्धों का प्रभाव कवियों के मन में बढ़ा। तो ऐसी स्थितियों को लेकर के कवि के मन में जिस तरह का प्रभाव पड़ा, उस तरह के उसने काव्य का वर्णन किया। तो इस समय के जो कवि थे वे राजा के दरबार में, अपने शासक के दरबार में, अपने आश्रयदाता के दरबार में रहते थे। जब युद्ध नहीं होते थे तो श्रृंगार की रचनाएं सुनाते थे, जब युद्ध का समय था तो राजा के साथ युद्ध मैदान में भी जाते थे, वहां वीर रस की कविताएं सुनाते थे, और जो सेना थी उसमें जोश भरते थे। तो ये इस समय का जो पूरा साहित्य है वह सामाजिक परिस्थितियों के प्रतिफलन का जो है उदाहरण है, जिस उसी प्रतिफलन पे काव्य साहित्य की रचना की गई। अब इस समय की हम लोग देख ले कि धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी। ईसा की 6ठी शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण शांत था, यानी धार्मिक रूप से इससे पहले जो है 6ठी शताब्दी तक धार्मिक रूप से देश बिल्कुल शांत था। 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ कि जैसे ही 7वीं शताब्दी आई, देश में धीरे धीरे धर्म के आधार पर कुछ परिवर्तन प्रारंभ हो गए। और वह परिवर्तन क्या था? बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था। शैव और जैन मत आगे बढ़ने की होड़ में परस्पर टकराने लगे। शैव और जैन मत दोनों अपने आप को सिद्ध करने के लिए होड़, आपस में प्रतियोगिता होने लगी और उन दोनों में टकराव होने लगा। अशांति के इस वातावरण में बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश हो रहा था। इस तरह की हलचल वाले समाज में जब देश में हलचल थी तो उसका फायदा बाहरी लोगों ने उठाना प्रारंभ किया और जो है इस्लाम धर्म यहाँ पर आ गया। धार्मिक परिस्थितियां बहुत ही विषम थीं। सामाजिक परिस्थितियों में जनता शासन तथा धर्म दोनों से निराश हो रहे थे।
युद्ध के समय जनता को बुरी तरह से पीसा जाता था, अंधविश्वास जोरों पर था। जब जनता परेशान होने लगी तो वह अंधविश्वास की ओर मुड़ गई। तो अंधविश्वास बहुत जोरों पर था, सांप्रदायिकता में तनाव बढ़ रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप देखिए, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक परिस्थिति थी, ऐसी सब तरह से परिस्थितियां जो हैं वो विषम थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में हिंदी काव्यों की रचना की गई। अब हम इसका साहित्यिक पक्ष देखेंगे। साहित्यिक पक्ष कि इस समय जो काव्य का प्रणयन हुआ, काव्य की रचनाएं, काव्य जो लिखा गया, तो इस समय का जो काव्य लिखा गया उसमें 5 तरह के काव्य हमको इस समय अवधि के प्राप्त होते हैं। पहला आपका आता है सिद्ध काव्य। सिद्ध साहित्य के नाम से है। यह बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए साहित्य लोक भाषा में लिखा गया, कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपनी भाषा में, अपनी लोक भाषा में इस साहित्य को लिखा। जो साहित्य लिखा गया वो हिंदी का सिद्ध साहित्य उसे कहा गया। जो बौद्ध लोगों ने लिखा वो हिंदी का सिद्ध साहित्य कहा गया, जिसके प्रमुख कवि आपके सरहप्पा, शबरपा, लुइपा ये प्रमुख कवि हैं। और सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। ठीक है। दूसरा था आपका जैन साहित्य, कि जैन साधुओं ने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए हिंदी कविता को माध्यम बनाया, और उसी माध्यम से इन्होंने काव्य की रचना की, जिसमें देवसेन कृत श्रावकाचार, मुनिजिन विजय कृत भरतेश्वर बाहुबली आदि जैन साहित्य की निधियां हैं। तीसरा आपका आया नाथ साहित्य, कि सिद्ध लोगों की योग साधना, कि सिद्ध लोग जो थे अपनी योग साधना करते थे, और नाथ पंथियों के हठ योग के कारण जो है इस पंथ की, इस साहित्य की रचना की गई, जिसके प्रमुख कवि गोरखनाथ जी हैं। अगला आया आपका रासो साहित्य। रासो साहित्य यह मुख्यतया आपका वीर गाथा परक है, अर्थात इस साहित्य में जो भी रचनाएं लिखी गई उसमें वीरता का भाव था। वीर भावों को लेकर के काव्यों की रचना की गई, जिसमें जो सर्व प्रमुख आपका श्रेष्ठ महाकाव्य प्राप्त होता है वह पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कवि थे। पृथ्वीराज चौहान शासक थे, और ये उनके दरबारी कवि थे। कवियों में ऐसी मान्यता है, कवि समय के अनुसार से कवियों की एक कथा है छोटी सी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो शब्दभेदी बाण मारने में बड़े सिद्धहस्त थे। चंद्रवरदाई उनके दरबारी कवि थे। जब युद्ध होता था तो ये चंद्रवरदाई भी उनके साथ युद्ध के मैदान में जाते थे, और जब सेना का यदि मनोबल कम होता था तो यह वीर रस प्रधान कविताएं सुनाते थे, सेना में जोश आता था और युद्ध करते थे। ऐसा कवियों के अनुसार, इतिहास में कितनी बात है उसकी हम चर्चा न करके, हम कवि साहित्य में जो प्रसिद्ध है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण मारने में बड़ा कुशल था, निपुण था। और जब तराइन का द्वितीय युद्ध यानी 1192 में तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ, उस समय मोहम्मद गोरी जो है भारत पर आक्रमण कर रहा था, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गौरी जो है जब बंदी बना लिया गया, इनके जो कवि चंद्रवरदाई थे इनको भी बंदी बना लिया गया। दोनों को राजमहल के एक खुले मैदान में दोनों को बांध दिया गया, और बहुत दूर पर मोहम्मद गौरी बैठे थे। मोहम्मद गौरी ने यह इच्छा दिखाई कि वो जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, पृथ्वीराज के उस कौशल को देखना चाहते हैं जो वो शब्दभेदी बाण मारने में समर्थ है। इस कौशल को वो देखना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान से कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मरना ही है, तो मैं मरने से पहले चंद्रवरदाई की एक कविता सुन के मरना चाहता हूँ। पृथ्वीराज चौहान की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, और हाथ में चूंकि शब्दभेदी बाण का परीक्षण होना था, उनकी ये कला देखी जानी थी, तो उनके हाथ में तीर और बाण था, धनुष था और बाण था, दोनों चीज थी। चंद्रवरदाई एक 2 पंक्ति सुनाते हैं कि 4 बांस 40 गज, अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, अब न चूक चौहान। उसने कहा कि जहां तुम खड़े हो वहां से पूरा विवरण दे दिया कि कहां पर मोहम्मद गौरी है।
और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने वह बाण मारा और जाकर के मोहम्मद गोरी को लग गया। तो ये उस समय के जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये उस समय के प्रमुख राजा थे और चंद्रवरदाई कवि थे पृथ्वीराज के, और उन्होंने महाकाव्य लिखा जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध है। अगला आपका आया लौकिक साहित्य। लौकिक जो है साहित्य के भी इस काल में लिखा गया, जिसमें राय वाचकृत, ढोला मारा दूहा, खुसरो की पहेलियां प्रसिद्ध हैं। ये आपके लौकिक साहित्य में आएगा। अब आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कि इस काल में जो काव्य लिखा गया उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले आपके आया आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, कि इस काल में जो कवि थे वे अपने आश्रयदाता, अपने जो राजा थे, जिस राजा के आश्रय में वो रहते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनके वीरता की कहानियों को, उनके वीर चरित को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते थे, सत्य रूप में बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाते थे, उनके प्रशंसा करते थे। और ये जो कवि थे ये चारण कवि भी कहलाते थे। तो ये चारण कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे। दूसरा है युद्धों का वर्णन, कि इस काल में जो वर्णन हमें प्राप्त होता है, वह जो युद्धों का वर्णन जहां पर भी प्राप्त हुआ वो बड़े सजीव प्राप्त होते हैं। उसका कारण भी यही था कि वो कवि जो है राजा के साथ युद्ध मैदान में भी जाते थे और जनता में जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए वीरता पूर्वक कविताएं करते थे। तो इस काल में जो हमें रचनाएं प्राप्त होती हैं वो आपके युद्धों का इन कविताओं में, इन काव्यों में सजीवता के साथ वर्णन किया गया है। फिर आपके वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तो जब युद्ध नहीं होते थे, युद्ध शांति का समय होता था, राजमहल में ये कवि आते थे राजा के दरबारियों के मनोरंजन करने के लिए, प्रेम पूर्वक प्रेम की कविताएं या श्रृंगार की कविताएं करते थे, और युद्ध का जब समय होता था तो वीरता की कविताएं सुनाते थे। तो इस समय के काव्य में हमें जो है वीर और जो है श्रृंगार दोनों ही रचनाएं प्राप्त होती हैं। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग, ये इस साहित्य की विशेषताएं रही कि जो है डिंगल और पिंगल। डिंगल जो है आपके ब्रज भाषा, इसको राजस्थानी भाषा को कहा गया, और पिंगल जो है आपके ब्रज भाषा को कहा गया। तो बज्जी घोर निशान रान चहुआन चहुदेसी, यह आपके पृथ्वीराज रासो से एक पंक्ति मैंने ली है, जिसमें बज्जी जो है आपके ये डिंगल भाषा का शब्द है। अब हम इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो प्रमुख कवि आपके दलपत विजय, जिनकी रचना है खुमान रासो, नरपति नाल, जिनकी रचना है बीसल देव रासो, जगनिक परमाल रासो, चंद्रवरदाई, और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। अब आपके कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इस काल से संबंधित हैं। तो सबसे पहले आपका आया कि खड़ी बोली के प्रथम कवि। तो खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो आपके अमीर खुसरो हैं। दूसरा, श्रृंगार रस के वाक कवि मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है। प्रश्न पत्र में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किस कवि को कहा गया है। तो चूंकि आदिकाल से संबंधित है तो वो विद्यापति को, मैथिल कोकिल कवि विद्यापति को कहा गया है। तीसरा, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना गया है। प्रश्न कई बार इस तरह से भी आता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपको उत्तर में सरहपा लिखना होगा। बच्चों, यह हम लोगों ने आदिकाल की चर्चा की। आदिकाल की समय सीमा को हमने, सबसे पहले हम लोग ने काव्य के भेद को समझा, आदिकाल की समय सीमा को जाना, उसकी राजनीतिक धार्मिक परिस्थितियों को जाना। इसके पश्चात हम लोगों ने नामकरण को समझा कि नामकरण क्या है, उस समय के साहित्य को समझा। इन्हीं सबसे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र होता है उसमें प्रारंभ के जो 5 प्रश्न हैं,
छोटे छोटे से होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, एक एक पंक्ति में उनका उत्तर लिखना होगा, या जो है उसमें बहुविकल्पी होंगे, आपको एक निशान लगाना होगा। तो पहले जो 5 होंगे वो गद्य साहित्य से होंगे, फिर वो आपके अगले जो दूसरा प्रश्न आएगा वो आपके काव्य साहित्य से होंगे। तो इस काव्य साहित्य से भी आदिकाल से भी कुछ ऐसे प्रश्न हम लेकर के आए हैं जो इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा, और जो है इस काल को आप एक बार और ठीक से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे जो और छोटी छोटी सी चीजें हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि पेपर में बहुत विस्तार से लिखना नहीं है। छोटा प्रश्न आएगा, 1 नंबर का प्रश्न आएगा और आपको उसका उत्तर लिखना होगा। तो काव्य साहित्य से आपके 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नों का प्रकार कुछ इस तरह से हो सकता है कि श्रव्य काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं, कि जो श्रव्य का अर्थ मैंने आपको बताया था, सुनना, जिससे सुनाई पड़े, ऐसा काव्य जिसको सुनकर के आनंद प्राप्त हो, वो श्रव्य काव्य होता है। दूसरा आपका प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों का अंतर स्पष्ट कीजिए, कि प्रबंध काव्य क्या होते हैं और मुक्तक काव्य। एक एक 2-2 पंक्ति में आपको इसका, यदि ऐसे प्रश्न आया तो आपको 1 या 2 पंक्ति में उसका उत्तर लिखना होगा, ठीक है। फिर आया किन्हीं दो सिद्ध कवियों के नाम लिखिए। तो जो सिद्ध, हम लोगों ने सिद्ध साहित्य पढ़ा था, है ना, तो उसमें से आप 2 कवियों के नाम याद कर लीजिए। रासो ग्रंथ में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? हिंदी काव्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको वही विभाजन लिखना होगा, ठीक है। आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, फिर उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। अब आधुनिक काल का भी जो विभाजन है वो आपको आगे के कालांश में बताया जाएगा। तो ये आपके हिंदी साहित्य का इतिहास है। फिर आदिकाल के अन्य 2 नाम लिखिए। तो आदिकाल को किन और 2 नामों से अभिहित किया गया है, आपको वो लिखना है। हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइए। हिंदी का पहले कवि कौन थे, इसका नाम आपको बताना है। तो बच्चों इस प्रकार से हम देखेंगे तो जो अंश यहाँ पर आपको पूरा इस कालांश में जो भी आपको पढ़ाया गया है, आप जो है इसको देखेंगे, समझेंगे, तो छोटे छोटे से बहुत सारे प्रश्न आप अपने आप से खुद भी बना सकते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, ठीक है। ढोला मारा रा दूहा ये किसने लिखा है, ठीक है। या जो है किन्हीं जो है 2 सिद्ध जैन कवियों के नाम बताइए, या सिद्ध कवियों के नाम बताइए, या रासो साहित्य की परंपरा में लिखने वाले किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कार्य करना है बच्चों। इसको दोबारा से पूरे अंश को पढ़ने के लिए आप दीक्षा ऐप को अपने उससे डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉइड फोन से डाउनलोड कर लीजिए। प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। यानी जो आपने ये पढ़ा है इसको आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा। तो यदि कहीं पर भी कोई आपको संशय है तो आप पुनः उसको देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों, अन्य गतिविधियों का अभ्यास कर सकते हैं आप। किसी बिंदु पर शंका या स्पष्टता की आवश्यकता है तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई-लर्निंग, व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लासेस में पूछकर समाधान कर लिया जाए। प्रस्तुत वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर